नमस्कार मित्रों, आज फिर आपके साथ एक रोचक और अच्छे विषय पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेद किन गहराइयों तक उतरा हुआ है ये देखेंगे आप। आयुर्वेद में उल्लेख है चिकित्सा के चतुष्पद या कह सकते हैं चतुष्पाद। मतलब चिकित्सा के चार पाए होते हैं। जैसे एक चारपाई को स्थिर रखने के लिए चार पाए होते हैं, ऐसा चिकित्सा की पीठ को स्थापित करने के लिए, चिकित्सा के समस्त उपक्रम को स्थायी बनाए रखने के लिए चार पाए या चार पाद होते हैं। आज के संदर्भों में हम समझ सकते हैं कि जैसे चेयर है, टेबल है, इस पर बैठने के लिए चार पायों की ज़रूरत होती है और चार पाए जब वो समान स्तर पर होते हैं तब ही अच्छी बैठक बन पाती है, तब ही अच्छी क्रिया संपादित हो पाती है। इसी के लिए आयुर्वेद में चार पाद बताए हुए हैं, जिसको हम कार के चार पहियों से भी तुलना कर सकते हैं कि चारों पहिए जब एक जैसे होंगे, उनकी क्रिया विधि समान होगी, तभी कार बहुत अच्छी तरह से चल पाएगी। और प्रत्येक पहिए को संभालने के लिए जो चार नट लगे होते हैं, वह इसके चार अलग अलग गुण हो जाते हैं। तो प्रत्येक पद के, प्रत्येक पाए के चार गुण हुआ करते हैं और चारों के फिर चार चार गुण हुआ करते हैं। इस तरह से 16 गुणों को जब इकट्ठा किया जाता है और वो जब अच्छी स्थिति में होते हैं, साम्य की स्थिति में होते हैं, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तब जाके एक अच्छी चिकित्सा हो पाती है। तो इसमें चार चीज़ों में सबसे पहला है वैद्य। वैद्य अच्छा हो, वैद्य कैसे अच्छा हो, क्या करे क्या ना करे, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, कैसे वो उनका पालन करे कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो। दूसरे नंबर पे होता है द्रव्य या औषधि भी कह सकते हैं। और उनको आज जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं चिकित्सा में, उन उपकरणों के से भी सामने बैठता है। तीसरे क्रम पर होता है उपस्थाता यानी सेवक, नर्स कह सकते हैं, वार्ड बॉय कह सकते हैं, या घर का कोई सदस्य जो रोगी की सेवा कर रहा है, वो कहलाता है उपस्थाता। और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण होता है रोगी, कि रोगी कैसा हो, किन चीज़ों का पालन करे, कैसे रहे, क्या आचरण हो। और जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तब एक अच्छी चिकित्सा होती है। तो हम कहीं ना कहीं इस पूरी चारों की श्रेणी में कहीं ना कहीं बैठते हैं। कभी हम चिकित्सक होते हैं, कभी द्रव्य के रूप में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। द्रव्य में हमारी उपस्थिति कैसे हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर क्रम आता है उपस्थाता, कभी हम सेवक भी होते हैं। कोई हमारे घर में जो बीमार हो जाता है उसकी सेवा के लिए जब हम कार्य करते हैं तो उपस्थाता हो जाते हैं। और अंत में होता है रोगी। तो रोगी तो बहुत आसान है होना, हर कोई रोगी हो जाया करता है। कभी हम रोगी हैं तो कभी हम चिकित्सक हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले वैद्य से, कि वैद्य के कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो वैद्य सबसे पहले दक्षता। यदि वैद्य दक्ष है, वो अपने कामों में होशियार है, अपने बुद्धिमत्ता से युक्तिपूर्वक चिकित्सा करता है, तो वह एक अच्छा वैद्य हो जाएगा। वो अपने पुराने कर्तव्यों से, पुरानी चिकित्सा से कुछ सीखता है और नया सीखने की चाह रखता है, तभी वो एक अच्छा चिकित्सक हो पाता है। और अच्छा चिकित्सक जब होगा तब अच्छी चिकित्सा कर पाएगा और तभी उसके अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। दूसरा, शास्त्र अध्ययन। चिकित्सक ने किस विद्यालय से, कहाँ से अध्ययन किया है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, कैसी शिक्षा प्राप्त की है, किन ऊंचाइयों पर पहुँच की चिकित्सा प्राप्त की है, यह सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि चिकित्सक दक्ष है और अच्छा शास्त्र ज्ञान है तो वह होशियार हो गया। तीसरे नंबर पे आता है उसका क्रियाभ्यास कितना है, उसने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना उसका अभ्यास है, कितना मरीजों के साथ उसने दिन बिताए हैं, कैसे मरीजों को ठीक किया है, ये क्रियाभ्यास होता है। और चौथा नंबर होता है सात्विकता, शुचिता। यदि चिकित्सक सात्विक प्रवृत्ति का है, शुचिपूर्वक रहता है, तो इसमें सब कुछ अंतर्निहित है। आज जो
आपाधापी मच गई है, जो लूट खसोट मच गई है, यदि चिकित्सक अच्छी तरह से अपने काम संपादित कर रहा है तो निश्चित रूप से हम इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि चिकित्सक चाहे तो वह सभी तरह की जो अन्याय हो रहे हैं, जो भयादोहन हो रहा है मरीजों के साथ, जो उनके साथ पैसों की कुछ ज़्यादा छीना झपटी हो रही है, उस सबको रोक सकता है। तो ये चिकित्सक के गुण होते हैं और चिकित्सक में ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरे क्रम पर आता है द्रव्य। जिस औषधि से, जिन साधनों से हम चिकित्सा कर रहे हैं, वो साधन द्रव्य कहलाते हैं। औषधि द्रव्य है, जो इंस्ट्रूमेंट जो हम उपयोग कर रहे हैं, जो जांचों के साधन आज की तारीख में उपयोग किए जा रहे हैं, वो सभी द्रव्य की श्रेणी में आते हैं कि ये कितने अच्छे होंगे तभी हम अच्छी चिकित्सा कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है औषधि का बहुकल्प। ऐसी औषधि जिसकी कल्पनाएं, मतलब कल्पना से तात्पर्य है उसको कई रूपों में बनाया जा सके। जैसे दूध होता है, दूध को हम दूध के रूप में भी ले सकते हैं, दही के रूप में भी ले सकते हैं, छाछ के रूप में भी ले सकते हैं, घी के रूप में भी ले सकते हैं, मिष्ठान के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये उसकी विविध कल्पना है। कई तरह से हम औषधि को ले सकते हैं। तो ऐसी औषधि जो चूर्ण के रूप में ली जा सके, कैप्सूल, बटी, आसव, ऑरिस, सिरप, किसी भी रूप में ली जा सके, ये उसकी बहुकल्पना होती है। उसके बाद औषधि का आता है बहुगुण, कि वो गुणवान भी हो। और यदि हम सर्दी के लिए दवाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात होगी यदि वो खांसी को भी ठीक करे, और अच्छी बात हो जाएगी कि वो बुखार को भी ठीक करे। तो ऐसी बहुगुण संपन्न यदि औषधि होगी तो वो अच्छा बेहतर काम करेगी और ये औषधि के गुणों में आ जाएगा, ये द्रव्य के गुणों में आ जाएगा। उसके साथ संपन्न, औषधि अपने गुणों से संपन्न हो। जैसे एक नींबू होता है जिसमें पर्याप्त रस होता है और दूसरा होता है जिसमें रस बहुत कम हुआ करता है। तो स्वाभाविक है कि अच्छे रस वाला, अधिक रस वाला नींबू ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ऐसी जो औषधियाँ होती हैं जो बहुगुण युक्त होती हैं, वह बहुत लाभदायक होती हैं। और ये द्रव्य के श्रेणी में आता है कि द्रव्य कैसा हो। इसके बाद होता है योग्यता, कि यदि बहुत पुरानी औषधि नहीं है, ठीक से उसका रखरखाव किया गया है, यदि वो अपनी एक्सपायरी के अंदर है, तो उसकी ये योग्यता हो जाएगी। तो ये द्रव्य की योग्यता होती है। और उसके अगले क्रम में ये दो क्रम हमने देख लिए, पहला चिकित्सक, दूसरा द्रव्य। ये चिकित्सा के पहले दो पहिए हो गए, जिसमें चिकित्सक होता है और औषधि होती है या उसके साधन होते हैं। इनका बेहतर होना और अच्छा होना बहुत आवश्यक है ताकि चिकित्सा अच्छी तरह से संपादित हो सके। तीसरे क्रम पर आता है उपस्थाता। उपस्थाता यानी सेवक या सेविका, जिसको नर्स, वार्ड बॉय या घर का कोई सदस्य कह सकते हैं, जो अपने रोगी की देखरेख कर रहा है। इसके भी अपने 4 गुण होते हैं और इन गुणों का जब वो पालन करता है अच्छी तरह से, तभी चिकित्सा ठीक ढंग से संपन्न हो पाती है। पहला गुण होता है इसका अनुरक्तता। यदि जो उपस्थाता है रोगी के साथ वो अनुरक्त भाव से जुड़ा हुआ है, उसका सेवा भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है, तभी वो अच्छी तरह से अपना काम कर पाएगा। अब सेवा भाव 2 तरह से होता है, या तो व्यावसायिक रूप में सेवा भाव होगा या लगाव के कारण सेवा भाव होगा। लगाव ऐसा कि वो घर का सदस्य है या हमारा अजीज है या कोई हमारा रिश्तेदार है, तो उसका अपने आप लगाव उत्पन्न होगा और वो चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाएगा, चिकित्सा में सहायक हो सकेगा। या कोई व्यावसायिक रूप से जिसको हम वेतन देते हैं, पे करते हैं, वह भी अनुरक्त हो सकता है और होना ही चाहिए। अगले क्रम पे आता है उपस्थाता की शुचिता, कि वो खुद स्वच्छता से रहे, शुद्धि से रहे, खुद को साफ सुथरा रखे और उस जहाँ पे रोगी है उस स्थान को साफ सुथरा रखे, स्वच्छ रखे। और साथ में रोगी की भी देखरेख उसको उसी स्तर से करना होगी कि रोगी को रोज़ नहाना धोना, जो स्वच्छता की चीज़ें हैं वो संपादित की जाएं, तभी रोग से रोगी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद आती है दक्षता। यदि वो दक्ष है, चिकित्सक के निर्देशों का पालन करने वाला है और चीज़ों को समझने वाला है, कभी कभी किसी चीज़ के अभाव में कोई वैकल्पिक रूप से वो
अपना उपाय अपनी बुद्धिमत्ता से उपाय कर सके और रोगी को वो जो सहायता चाहिए है वो मिल सके, तो उसकी ये दक्षता होगी। मैंने कहीं बचपन में कहानी पढ़ी थी कि किसी के ऊँट के गले में कुछ फंस गया और वो बड़ा परेशान हो गया। तो वो वैद्य जी से मिला और कहा कि हमारे ऊँट के गले में कुछ फंस गया है। वैद्य जी ने उसका परीक्षण किया और देखा कि उसके गले में एक तरबूज फंसा हुआ है और उन्होंने 2 पत्थरों की चोट करके वो तरबूज को बाहर से ही तोड़ दिया और खिसक के वो तरबूज पेट में चला गया। उनका उपस्थाता जो कंपाउंडर था या जो सहायक था वो ये देखता रहा और एक बार उसको मौका मिला कि वो जमींदार के बच्चे को भी ऐसी कुछ गले में तकलीफ़ हो गई। सोचा ना समझा, उसने वही उपाय अपनाया और फिर जो लेने के देने पड़े। तो ऐसा ज्ञान ना हो जो मुश्किलों में डाले, ज्ञान ऐसा हो जो मुश्किलों को हल कर सके। इसके साथ उपस्थाता को बुद्धिमान होना भी ज़रूरी है। जब वो बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा, किसी चीज़ के अभाव में वो दूसरी चीज़ से काम चला लेगा, रोगी को समझाएगा, उसको अपने आश्वस्त करेगा कि बीमारी कोई बड़ी नहीं है। उसको जो सेवा भाव से जो उसकी सेवा करेगा वो उसके परिणाम दूसरे ही होंगे। उसके बाद अगले क्रम में आता है रोगी। रोगी के भी 4 गुण हुआ करते हैं और ये 4 गुण कैसे होते हैं? सबसे पहले रोगी आढ़ हो। आढ़ से तात्पर्य है साधन संपन्न हो, जो चिकित्सक औषधि लिख रहा है वो औषधि खरीद सके। आज उसका स्वरूप, उसके संपन्नता का स्वरूप कुछ दूसरी तरह से बदल के आ गया है। या तो इंश्योरेंस से कवर हो रोगी, या शासकीय मदद उसको मिल रही हो जो आज के तारीखों में बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध है। तो वो साधन संपन्नता हो गई कि रोगी के पास यदि डॉक्टर ने लिखा है और उसके पास साधन है या जो औषधि आवश्यक है वो औषधि उसको मिल गई है तो वो उपयोगी होगा। फिर उसके बाद आता है भिषक बस। भिषक यानी वैद्य के बस में रहने वाला। तो बस से तात्पर्य यहाँ ये है कि वैद्य के निर्देशों को पालन करने वाला यदि रोगी है तो चिकित्सा के फल अच्छे मिलेंगे। हम देखते हैं कई बार कुछ राजनीतिक लोग या कुछ दबंग लोग आके और चिकित्सक को कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उनको लगता है कि हम ही सर्वोपरि हैं। तो ऐसा नहीं है। चिकित्सक को आपको सर्वोपरि ही रखना पड़ेगा, तभी वो आपको मार्गदर्शन देगा और मार्गदर्शन का पालन करना पड़ेगा, तभी वो अच्छी चिकित्सा कर पाएगा। यहाँ किसी तरह की दबंगता से काम नहीं लेना चाहिए और लोगों को, रोगियों को ये समझना चाहिए कि चिकित्सक के सामने उसके निर्देशों का पालन करना ही उसके हित में है और वो पालन करे, तभी चिकित्सा के परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगला गुण होता है ज्ञापक का। ज्ञापक से तात्पर्य है अपनी जो भी तकलीफ़ है वो ठीक से चिकित्सक को बताए। जैसे हम ज्ञापन देने जाते हैं वो ही ज्ञापक है कि हम बता सकें, रोगी बता सके कि हमारे पेट में दर्द है तो कैसा है, चुभने वाला है, जलन करने वाला है, शरीर के पेट के किस हिस्से में है। कई बार रोगी ये सब बताने में बड़े असमर्थ होते हैं, डॉक्टर साहब आप ही देख लो, आप ही समझ लो। तो इस तरह से डॉक्टर को समझने में और रोगी खुद जो अपने लक्षण बताता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो रोगी को अच्छा ज्ञापक होना चाहिए। जब कभी आप चिकित्सा के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है हम अपनी बात बताने में उतने स्वतंत्र नहीं हैं, असमर्थ रहेंगे, तो कागज़ पे अपनी सारी जो भी तकलीफ़ें हैं, जिस समय से तकलीफ़ें शुरू हुई, वो नोट करके ले जाना चाहिए और चिकित्सक को बताना चाहिए। इसके बाद अगला क्रम आता है सत्वान, कि मरीज को सत्वान होना चाहिए। सत्वान से तात्पर्य है वो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, उसको जैसी तकलीफ़ है वो बताए, उसी स्तर पर बताए, ना कम बताए ना ज़्यादा बताए, और समझदार हो कि वो जीवन की क्षणभंगुरता को समझे, छोटी बीमारी को बड़ा ना बताए, बड़ी बीमारी को छोटा ना करें, और इस बात से भी आश्वस्त रहे। कई बार हम गंभीर बीमारियों में उलझ जाते हैं कि जीवन तो ऐसा है कि यदि हमने हंसते हुए जिया है तो हंसते हुए भी ही हम अपनी मौत को झेलेंगे, मौत के पास जाएंगे। तो प्रसन्नतापूर्वक अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरा करने के पश्चात बीमारी यदि गंभीर है तो उसको स्वीकार कर लेना ही ज़्यादा अच्छा होता है, और यदि बीमारी हल्की है तो उसको हंसते हंसते
ठीक कर लेना ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं शुरू में एक बात बताई थी मैंने कि कभी कभी हम चिकित्सक भी होते हैं, द्रव्य भी होते हैं, उपस्थाता भी होते हैं और रोगी भी होते हैं। तो ये कैसे संभव है? कल्पना कीजिए आप कहीं बहुत तेज़ धूप में फंस जाएं और आपको लू लग रही है, तो आप वहाँ बीमार भी हैं, लू लगने के लिए कोई आपको उपाय नहीं है, तो आपको खुद ही चिकित्सक के रूप में छाया में पहुंचना पड़ेगा, पानी का सेवन करना पड़ेगा और अपने उपस्थाता भी बनना पड़ेगा और द्रव्य भी बनना पड़ेगा कि हम अपने आप को शांत रखें, संयत रखें, धूप में हड़बड़ाएं ना। तो हमारे ये रूप जो हैं कई हुआ करते हैं और मुख्य रूप से हमें इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। मेरे पास एक शिक्षक आए थे, वो कुछ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए थे, बोले कि मुझे ये प्रमाण पत्र बनवाना है। मैंने कहा कि भाई यूं ही चलते हुए कि इनका थोड़ा परीक्षण किया जाए। मैंने कहा मास्टर साहब ये बताइए कि आप रोगी हैं तो आपके क्या कर्तव्य होंगे? तो बड़ी सहजता से बोले कि भाई रोगी हैं तो फिर हमारा कर्तव्य क्या रह जाता, हम तो रोगी हैं। हमने कहा नहीं, कुछ तो रोगी के भी कुछ कर्तव्य हुआ करते हैं। तो बोले कि हम रोगी हैं तो परे रहें और का मतलब हम लेटे रहेंगे, इससे आगे और क्या करेंगे? मैंने कहा कि भाई और क्या करेंगे? तो बोले जो हम सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं जी ऑफिस में दे देंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि वो मंजूर हो। तो मैंने कहा ठीक है, इतना कहना आपका ठीक है, मगर जो रोगी के जो गुण होते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए ताकि चिकित्सा अच्छी तरह से हो सके। अंत में बस बात ख़त्म करने के पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों आती नहीं रात भर। चिंता मत कीजिए, जिंदा दिली से जिए, खुश रहिए और अपने ईश्वर करे आप कभी रोगी ना हो। मगर यदि उपस्थाता होते हैं, चिकित्सक होते हैं या अन्य किसी भूमिका में होते हैं तो उसको अच्छी तरह से पालन करें ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हमारा समाज और राष्ट्र स्वस्थ रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।